नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे आ गए। 29 में से 4 छोड़कर करीब-करीब 25 पर भाजपा समर्थित और भाजपा के कुछ में अकेले या भाजपा के साथ मिलकर कुल मिलाकर एनडीए का कब्जा हो गया। ये मैं कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा। महाराष्ट्र में मुंबई में थोड़ा पेच फंसा है। रात तक आंकड़े क्लियर हो जाएँगे। 8-10 सीटों पे पेच फंसा है और फिर भी क्योंकि 10 अतिरिक्त वोट है, तो वो तो बीजेपी के खाते में ही जोड़ के हम यदि चले, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। लेकिन अब बात हम करेंगे उस भाजपा की, जो लगातार अपने विजय रथ की स्पीड बढ़ाता जा रहा है, चुनाव दर चुनाव। चुनाव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसमें कैसे जीत पाती है, ये विश्लेषण का काम है और विश्लेषण करते हैं। लेकिन उसी भाजपा में एक और चुनाव होने जा रहा है और वो चुनाव है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और जो खबर आई है वो एकदम शॉकिंग है। उसे पुराने जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो जनसंघ से बीजेपी से संबंध में हैं, जो संघ से बीजेपी में आए, उन सभी के लिए ये शॉकिंग हो सकती है। वो सब लोग डायरेक्ट हिट हो सकते हैं या बीजेपी की पुरानी पीढ़ी हिट हो सकती है, क्योंकि पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जो मतदाता सूची है, उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल नहीं होंगे। दिल्ली प्रदेश संगठन के चुनाव न होने से निर्वाचित मंडल का हिस्सा नहीं बन पाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसमें 5,708 निर्वाचक शामिल हैं और वो 5,708 निर्वाचनों में निर्वाचन के जो मतदाता सूची है, उसमें अडवाणी जी और जोशी जी नहीं। ये शायद भाजपा के पैदा होने के बाद से आज तक पहली बार हुआ है। वर्तमान में दोनों मार्गदर्शन मंडल में बैठे हुए हैं। उनका मार्गदर्शन पार्टी लेती कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी उनको मार्गदर्शन ज़रूर मिला है कि बस अब आप इतिहास बन चुके हो। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है इतिहास में, जब पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्यों में शामिल लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत देश भर से कुल 5,708 निर्वाचक इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। आवश्यकता पड़ने पर 20 जनवरी को मतदान किया जाएगा। बीजेपी की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आम राय से होता है। इसी परंपरा के तहत इस बार भी चुनाव औपचारिक माना जा रहा है और नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय समझा जा रहा है। हालांकि इस चुनाव से जुड़ा एक तथ्य राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से खास माना जा रहा है। पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 के बाद ये पहली बार होगा जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की एक तय प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बूथ स्तर पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसके बाद मंडल, इसके बाद जिला और फिर प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक चुनाव होते हैं। इन सभी चरणों को पूरा होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में बीजेपी के संगठन पर्व की तरह देश भर की प्रदेश इकाइयों में संगठन चुनाव चल रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक कम से कम 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। यह शर्त पूरी हो चुकी है। हालांकि अब कुछ राज्यों में संगठन चुनाव शेष है। इसमें कर्नाटक, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली शामिल है। लालकृष्ण आडवाणी लंबे समय तक गांधीनगर से सांसद रहे और इसी कारण वे गुजरात के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते आ रहे हैं। 2021 में वे दिल्ली से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने थे। वहीं मुरली मनोहर जोशी भी कानपुर से सांसद रहने के दौरान उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे। सांसद न रहने के बाद वे दिल्ली से परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। इस बार स्थिति अलग है।
दिल्ली प्रदेश संगठन के चुनाव अब तक पूरे नहीं हो सके। इसी वजह से दिल्ली से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाया। चूंकि आडवाणी और जोशी दोनों ही फिलहाल दिल्ली से जुड़े सदस्य माने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं हो सके। गौर करने वाली बात है कि अडवाणी और जोशी दोनों नेताओं को पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में शामिल कर रखा है। वे संगठन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, लेकिन इस बार चुनावी प्रक्रिया में उनकी औपचारिक भागीदारी भी नहीं होगी। बीजेपी अध्यक्ष से ये जुड़ा बदलाव पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आए एक महत्वपूर्ण रूप मोड़ में देखा जाता है। नए खून को जगह मिलनी चाहिए, नए लोगों को प्रमोट होना चाहिए, पार्टी में यंग लोग आगे आने चाहिए। इसके तहत ही लगातार पुरानों को ठिकाने लाया जा रहा है। यदि अडवाणी जी और जोशी जी यदि ये निर्वाचन मंडल के सदस्य होते, किसी भी दूसरे राज्य से उनको भेजा जा सकता था, तो पार्टी में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता। इन लोगों ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और उनके 2 वोट से उनको उनकी एक इज़्ज़त बची रहती। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि मार्गदर्शन मंडल में घर बैठे हैं। सिर्फ़ जन्मदिन के दिन कहीं उनको कोई नेता मिलने जाता है, ऐसा दिखाई देता है। बाकी ना कोई उनसे मार्गदर्शन लेता है, ना कभी उनसे कोई चर्चा की जाती है। और ऐसे में जो सक्रिय राजनीति में जिसने पूरा अपना जीवन दिया हो, अपने परिवार को नहीं देखा हो, ऐसे लोगों के लिए खाली बैठकर अपनी ही पार्टी में हो रही अपनी बेइज्जती देखना बहुत हिट करता है। यही हालात भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के हैं। येदियुरप्पा को भी ऐसे ही घर बिठा दिया गया था, लेकिन बाद में येदियुरप्पा ने अपनी ताकत का एहसास करवाया, फिर जाके उन्हें नेशनल लेवल पर फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया। ऐसे कई नेता हैं जिनको गवर्नर बनाया गया, गवर्नर के बाद घर बिठाया गया। मानो अब पार्टी को पुराने लोगों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन संगठन में हमेशा तजुर्बेकार नेता ही संगठन को सँभालते हैं। एक कहानी थी जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, तब हमें पाठ्यक्रम में एक कहानी आई थी। उस कहानी में पति बाहर गाँव होता है और पत्नी एयरपोर्ट के लिए निकलती है, तो पति उसको पूछता है कि कैसी टैक्सी करोगी तो कैसी टैक्सी करोगी? तो वो कहती है कि जिस टैक्सी के टायर नए होंगे और ड्राइवर वृद्धावस्था का होगा, उम्र दराज होगा, उसी गाड़ी को मैं लूँगी। क्योंकि उम्र दराज आदमी गाड़ी ठीक से चलाएगा और युवा टायर यदि है गाड़ी के, तो गाड़ी और अच्छी तरह से चल सकती है। राजनीति में कार्यकर्ता स्टेट लेवल तक के लोगों को आप युवा लोगों को ला सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आपको किसी सीनियर इंसान को ही होना चाहिए। और यदि सभी जगह युवा लोगों की डिमांड है और ऐसा लगता है पार्टी संगठन को कि आने वाले समय जेन ज़ी का है, इसलिए युवाओं को आगे लाना होगा, तो वो भी स्वागतार्थ है। फिर प्रधानमंत्री भी युवा चाहिए। प्रधानमंत्री 75 पार करने के बाद भी अपनी जगह पे डटे रहते हैं और फिर वयोवृद्ध नेताओं को उनके उम्र होने की वजह से उन्हें मार्गदर्शन मंडल में या उनके घर बिठाया जाता है। ये कहीं न कहीं सभी को खटकता है। फिर युवा प्रधानमंत्री भी चाहिए जिसके हाथ में देश की बागडोर हो, तो जेन ज़ी के एस्पिरेशन को वो समझा सकते हैं। आप चुनाव जीत कर ये नहीं कह सकते कि जेन ज़ी हमारे साथ है। आपने राजस्थान में भी चुनाव जीता, मध्य प्रदेश में भी चुनाव जीता, हरियाणा में भी चुनाव जीता, लेकिन जब एक पर्वत श्रृंखला की बात आती है, अरावली पहाड़ों की बात आती है, तो उसी राज्य में जहाँ आपका क्लेम है कि जेन ज़ी भी आपके साथ है, वही जेन ज़ी रास्ते पे उतरता है और आपको बैकफुट पे आना पड़ता है। कुल मिलाकर अडवाणी जी और जोशी जी का निर्वाचन सूची से हट जाना, ये कहीं न कहीं उस पार्टी का जिसका चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी, उसके साथ सामंजस्य नहीं रखता। कहीं न कहीं पुराने नेता, पुराने अपने अभिभावक, उनमें और कपड़ों में फ़र्क होता है। कपड़े पुराने हो जाते हैं तो आप उसको फेंक देते हैं या उसकी जगह बर्तन ले लेते हैं।
आजकल पुराने कपड़े खरीदने वाले भी कुछ पोर्टल्स हैं। लेकिन इंसान जितना वृद्ध होता है, उतना ही उसका आदर परिवार में बढ़ता है और उसको पूछ के ही हर चीज़ की जाती है। उसको सम्मान उतना दिया जाता है कि उसे ये लगे कि चीज़ें उसके अनुसार हो रही है। आज जो बीजेपी की निर्वाचन की सूची देखी, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बुरा लगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।